आज हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि हरियाणा पुलिस ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहले के मुकाबले भीड़ अब कम हो गई है और कुछ किसान इस आंदोलन को छोड़कर वापस अपने घर चले गए हैं। हरियाणा पुलिस के मुताबिक जिन किसानों ने हिंसा के दौरान पुलिस पर पथराव किया, तोड़फोड़ की और सरकारी प्रॉपर्टी को नष्ट किया और शंभू बॉर्डर पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की, उन सभी आंदोलनकारियों की पहचान करके उनकी जानकारी को केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अलग अलग देशों की एम्बेसीज के साथ शेयर किया जा रहा है और इन आंदोलनकारी किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि जब से हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है, तब से शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या अब धीरे धीरे कम होने लगी है और इससे आप समझ सकते हैं कि हरियाणा पुलिस अब आंदोलन में हिंसा करने वाले किसानों को रोकने के लिए कैसे एक नई तरह की कानूनी कार्रवाई कर रही है। यह ठीक वैसा ही है जैसा पिछले साल कनाडा और ब्रिटेन में भारतीय दूतावासों पर हमला करने वाले खालिस्तानियों की पहचान करके भारत सरकार ने तब उनके ओसीआई कार्ड्स को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की थी, जिससे वो भारत नहीं आ सकते थे और इसके बाद इन देशों में भारतीय दूतावासों और कॉन्सुलेट जनरल पर होने वाले हमले कम हो गए थे। और अब हरियाणा पुलिस भी किसान आंदोलन में हिंसा को रोकने के लिए आंदोलनकारी किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द कर रही है, ऐसे किसान जो हिंसा में शामिल हैं। और बड़ी बात यह है कि इससे शंभू बॉर्डर पर पहले के मुकाबले भीड़ कम हो रही है। जो भी पंजाब से हरियाणा की तरफ जो किसान आंदोलन में जो लोग आ रहे हैं और उनमें जो उपद्रवी हैं, जो वहां पर जिन्होंने बैरिकेड तोड़े हैं या और अन्य तरीके से उपद्रव किया है, उन लोगों ने उन लोगों का हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उनके फोटो जो है हम लोगों ने जारी किए हैं और उन फोटो और उनके नाम और पता सारा आइडेंटिफाई करके हम लोग अपना मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में हम उनके पासपोर्ट और वीजा जो रद्द करने के लिए हम अपने पूरी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं शंभू बॉर्डर पर और ठीक मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा भी किस तरीके से हरियाणा पुलिस के जो बैरिकेड्स हैं वो ज्यों के त्यों हैं और बकायदा बीते कई दिनों से यहाँ पर शांति का माहौल है। कुछ दिन पहले यहाँ पर आंसू गैस को गोलों की धाएं धाएं की जो आवाजें सुनाई दे रही थी वो अब थम चुकी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब फिलहाल पूरी तरह से शांति है। अगर हम बात करें तो ये डेडलाइन जो है ये बनाई गई है और इस डेडलाइन के दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अब भीड़ भी जो है वो कम दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं कि यहाँ पर भीड़ भी कहीं ना कहीं जो है वो कम दिखाई दे रही है। ये जो पुलिस ने कहा है कि पासपोर्ट जो है रद्द करेंगे, वीजा रद्द करेंगे, उसको लेकर क्या कहना आपका? कुछ नहीं जी, ये तो बेकार गल्लां वा, कोई गल नहीं की ना कोई सानू फर्क ही पैना ते ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ सानू होना ही है। जो मर्जी करना ਅਸੀਂ अपने ਜਿਹੜੇ हक वा वो लेके जावांगे वापस। जो लोग यहाँ से पथराव कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? यही ये कहेंगे भी हम मांगी लेके जाएंगे, आपकी मांगी मांगने आ रहे हैं, जितना भी देर सानू बैठना पड़ेगा बैठेंगे, पर बाकी मांगी लेके जाएंगे आपकी। राजनीतिक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ऐसा क्या हुआ कि इसने विपक्ष के इंडिया गठबंधन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। अब की बार 400 पार। लोकसभा की लड़ाई के लिए बीजेपी की टीम 2024 तैयार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। मोदी ने 400 पार के टारगेट के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली। नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400 पार। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल, बस ऐलान बाकी। किसका नाम कटा, किसको मौका मिला, किस पर मोदी को विश्वास? 400 पार का विश्वास कर रहा है मोदी का पूरा प्लान, जिसको देखकर विपक्ष रह जाएगा हैरान। देश में
एक ही गूंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गूंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गूंज है अब की बार 400 पार, अब की बार ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। पीएम मोदी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक पूरी रणनीति। अगर पीएम मोदी 400 पार की गारंटी का दावा कर रहे हैं तो सच ये भी है कि वो एक एक सीट का अच्छे से कैलकुलेशन कर चुके हैं। कौन सा उम्मीदवार कौन सी सीट के लिए फिट है, कौन सा उम्मीदवार उनको जीत की गारंटी दे सकता है। पीएम मोदी ने बारीकी के साथ बीजेपी की टीम 2024 को तैयार किया है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पीएम मोदी का वो मेगा प्लान जिसे देखकर विपक्ष हो जाएगा हैरान। तो सुनिए, दिल्ली में गुरुवार को बीजेपी हेडक्वार्टर पर केंद्रीय चुनाव समिति यानी ईसीई की बैठक हुई। इसमें 7 राज्यों की 155 लोकसभा सीटों पर देर रात 11 बजे से तड़के 3:30 बजे तक मंथन चलता है। इस बैठक में पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहते हैं और तैयार होती है बीजेपी की पहली लिस्ट। बड़ी खबर ये है कि इस पहली लिस्ट में 100 बड़े उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, यानी उनको किस राज्य में किस सीट से चुनाव लड़ाना है पीएम मोदी ये तय कर चुके हैं। पीएम मोदी की कड़ी मेहनत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 3:30 बजे पीएम मोदी पार्टी दफ्तर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद अपने सरकारी आवास पहुंचते हैं। सुबह 8:10 पर वो अपने 3 राज्यों के 2 दिवसीय सरकारी कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाते हैं। पीएम मोदी के जो विरोधी हैं वो भी इस बात पर उनकी तारीफ करते हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनकी बिना रुके और बिना थके काम करने की ताकत है। अभी तक जिन बड़े उम्मीदवारों के नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में फाइनल किए गए हैं उनमें सबसे पहला नाम पीएम मोदी का है। आपको बता दें कि पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा नाम अमित शाह का है जो गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ से, स्मृति ईरानी अमेठी से, धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर सीट से, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से, ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से टिकट दिया जा सकता है। भूपेंद्र यादव, संबित पात्रा, निर्मला सीतारमण, सर्बानंद सोनोवाल, वी मुरलीधरन, भोजपुरी स्टार पवन सिंह को टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उतारा जा सकता है। पीएम मोदी का मिशन बड़ा है। उन्होंने बीजेपी का 370 का टारगेट सेट किया है तो एनडीए को 400 पार का, इसलिए टीम का सिलेक्शन भी उसी हिसाब से किया जा रहा है। जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे एनडीए को 400 पार। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने पर भी है। ऐसे में संभावना है कि 2019 से 33% ज्यादा महिलाओं को बीजेपी टिकट दे सकती है। आपको बता दें कि 2019 में 53 महिलाओं को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उतारा। ऐसे में 33% ज्यादा के हिसाब से 70 महिलाओं को टिकट मिल सकता है। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया। हमने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है। चुनाव का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की तैयारी पूरी है। ब्लूप्रिंट तैयार है कि 400 के आंकड़े तक कैसे पहुंचा जाएगा और स्कोप कितना राज्यों में। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक।
अब हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसकी हर घर में चर्चा हो रही है, और ये एक ऐसी खबर है जिसने उन माता पिता को एक नई उम्मीद दी है जो अपनी इकलौती संतान की मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। उनकी जिंदगी में मायूसी छा जाती है, अंधेरा छा जाता है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 21 महीने बाद अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी मां चरण कौर 58 वर्ष की उम्र में फिर से मां बनने वाली हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 को हुई थी और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, और उनकी हत्या के बाद से उनकी मां चरण कौर और उनके पिता बलकौर सिंह काफी अकेले हो गए थे, बिल्कुल निराश हो गए थे। और किसी भी माता पिता के लिए अपनी इकलौती संतान को खोने से बड़ा दुख और कोई हो नहीं सकता। और सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह से हत्या हुई और उन्हें जैसे 24 गोलियां मारी गई, उस पूरी घटना को उनके माता पिता के लिए भूल पाना बहुत ही मुश्किल काम था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा जीवन जी रहे होंगे, कितनी निराशा उनके जीवन में आ गई होगी, कितना दुख उनके जीवन में होगा। लेकिन इसके बाद सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने IVF टेक्नोलॉजी की मदद से 58 वर्ष की उम्र में फिर से मां बनने का फैसला किया, और अब ऐसी खबरें हैं कि वो मार्च के महीने में अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। हमारे देश में ऐसे न जाने कितने माता पिता हैं जो अपने जीते जी अपनी इकलौती संतान को खो देते हैं और फिर अकेले हो जाते हैं, और उनका पूरा जीवन अपनी संतान के वियोग में कष्टों के साथ बीतता है। दिन रात वो ऐसा सोचते हैं कि काश उनका बेटा या उनकी बेटी उन्हें वापस मिल जाए। लेकिन हमें लगता है कि इस खबर से अब ऐसे माता पिता को एक नई उम्मीद मिलेगी कि वो भी इस IVF के जरिए 50 वर्ष की उम्र के बाद भी बच्चे को जन्म दे सकते हैं, और अभी देश भर में कई महिलाओं ने ऐसा किया भी है। वर्ष 2019 में एक महिला ने IVF की मदद से 73 वर्ष की उम्र में 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था, और जब ये बच्चियां पैदा हुईं तब उनके 80 वर्ष के पति ने डॉक्टरों से कहा कि अब उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कोई तो कंधा देने वाला होगा। और इसी तरह से वर्ष 2016 में हरियाणा में एक महिला ने 72 वर्ष की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया, और यह महिला भी अपनी शादी के 46 वर्षों तक निसंतान थी, और ये पति पत्नी अपने बुढ़ापे में बिना संतान के मरना नहीं चाहते थे। और ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में अब ये बहुत सामान्य सी बात हो गई है। हो सकता है आपको हैरानी हो रही हो, लेकिन पंजाब में ये आम बात है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिद्धू मूसेवाला की मां के 58 वर्ष की उम्र में गर्भवती होने पर बड़ी हैरानी जता रहे हैं। ये उनके लिए बिल्कुल नई बात है, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि पंजाब में ये काफी आम बात मानी जाती है, और वहां ये पिछले 2-2.5 दशकों से हो रहा है। आपको वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध याद होगा, जिसमें हमारे 527 सैनिक शहीद हो गए थे, और इनमें से कई सैनिक ऐसे थे जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। और ऐसे ही 4 शहीदों के माता पिता ने पंजाब में वर्ष 2000 में, यानी आज से 24 साल पहले, IVF की मदद से फिर से बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। और जब इनमें से 2 महिलाएं 50 वर्ष से ज्यादा उम्र में फिर से मां बनी, तब उस समय इस खबर ने पंजाब के ऐसे तमाम माता पिताओं को बहुत उम्मीद दी जो अपनी संतान को खो चुके थे और काफी अकेले पड़ गए थे, जो निराश थे। वर्ष 2000 में पंजाब के जालंधर में सिर्फ एक क्लिनिक में IVF की मदद से 30 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। लेकिन वर्ष 2003 आते आते हर साल सिर्फ इसी एक क्लिनिक में IVF की मदद से 500 महिलाएं फिर से मां बनी, और इनमें से ज्यादातर महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने अपनी इकलौती संतान को किसी न किसी कारणवश खो दिया था, और इसके बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। और यहां एक बड़ी बात यह भी है कि पंजाब में ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जिनके पास अच्छी खासी जमीनें हैं, और जब वो अपनी इकलौती संतान को किसी भी कारणवश खो देते हैं तो उन्हें यह भी लगता है कि उनके बाद उनकी संपत्ति का वारिस कौन होगा, और इसलिए वो IVF की मदद लेते हैं। और इस ट्रीटमेंट से मां बनने का जो खर्च है ये ना तो आसान है और ना ही सस्ता है। ये जो खर्चा होता है ये 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास का होता है, और ये भी सच है कि इस ट्रीटमेंट को हर माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन पंजाब में पिछले 2-2.5 दशकों से ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे माता पिता के लिए एक वरदान साबित हुई है। भारत में ये IVF टेक्नोलॉजी वर्ष 1986 में आई थी, जब पहली बार मुंबई में एक महिला ने IVF की मदद से एक बच्ची को जन्म दिया था। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसे टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। और ये टेक्नोलॉजी तब मददगार साबित होती है जब महिलाएं
प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने में असमर्थ होती हैं, यानी समर्थ नहीं होती, और जब उनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा हो जाती है। फिलहाल भारत में हर साल औसतन 3 लाख महिलाएं इस आईवीएफ की मदद से बच्चों को जन्म दे रही हैं, और इनमें कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी इकलौती संतान की मृत्यु के बाद इस टेक्नोलॉजी से दोबारा मां बनने का फैसला किया, और इसीलिए यह टेक्नोलॉजी बहुत सारे माता पिता के लिए अब एक वरदान बन गई है। हालांकि इस कलयुग का कड़वा सच ये भी है कि आज माता पिता के बीच तो बच्चों की कस्टडी के लिए अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है, यानी माता पिता तो आज भी बच्चों के लिए बेताब रहते हैं। माता पिता को किसी भी कीमत पर अपना बच्चा चाहिए, चाहे कैसे भी, और जब माता पिता की आपस में लड़ाई हो जाती है तो अदालत में इस बच्चे की कस्टडी के लिए माता पिता के बीच झगड़ा होता है, लड़ाई होती है कि कस्टडी किसको मिलेगी बच्चे की। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है, क्या कभी आपने बच्चों को अपने माता पिता की कस्टडी के लिए लड़ते हुए देखा है? और आज भी बहुत सारे माता पिता तो बच्चों को जन्म देने के लिए इतना कष्ट उठाते हैं, उनकी अच्छी से अच्छी परवरिश के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। लेकिन आप सोचिए कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता का उनके बुढ़ापे में वैसा ही ध्यान रख पाते हैं जैसा उनके माता पिता ने उनका बचपन में रखा होता है। इसलिए हमें लगता है कि आज इस बारे में भी आपको जरूर सोचना चाहिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि दुनिया भर में ज्यादातर लोग खुश रहने के लिए इतने परेशान क्यों हैं, और इंटरनेट पर लोग सबसे ज्यादा ये सर्च क्यों कर रहे हैं कि खुशी का मतलब क्या है और खुश रहने के लिए क्या जरूरी है। यानी सब लोग खुश रहना चाहते हैं, खुश रहने के फॉर्मूले ढूंढ रहे हैं, और खुश रहने के लिए ही पूरी दुनिया परेशान है। इंटरनेट पर मिले ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुश रहने के लिए अक्सर चिंता और तनाव में रहते हैं, और इनमें भी ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनके पास अच्छी नौकरी है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, जरूरत की तमाम सुख सुविधाएं हैं, पैसा है, लेकिन इन लोगों के जीवन में खुशी नहीं है। एक समय ऐसा रहा होगा जब ये सोचते होंगे कि अगर मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये गाड़ी खरीद लूं तो खुश हो जाऊंगा, इतना बड़ा बंगला आ जाए, बैंक बैलेंस आ जाए, या कोई भी उन्हें जो चीज चाहिए वो मिल जाए तो वो खुश हो जाएंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें उन्हें मिल जाती हैं, लेकिन तब भी खुशी नहीं आती, और इसीलिए ये लोग अब इंटरनेट पर एक ही सवाल को सबसे ज्यादा सर्च करते हैं, और वो सवाल ये है कि खुश रहने के लिए क्या जरूरी है और खुश कैसे रहा जाए। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब दुनिया के ज्यादातर लोग खुश रहने के लिए इतने परेशान हैं, तब बड़ी बड़ी कंपनियों ने खुशी को ही अब एक प्रोडक्ट बना दिया है, खुशी को ही एक कमोडिटी बना दिया है, और अब ये खुशी बाजारों में बिक रही है। और स्थिति यह हो गई है कि अब लोग पैसा देकर खुश रहना सीख रहे हैं, और दुनिया में इस समय खुशी का उद्योग 124 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है, और इनमें भी हमारा देश भारत इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में इस समय खुशी के 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं जो खुशी को ढूंढ रहे हैं, जो खुशी को खरीदना चाहते हैं, जो तनाव में रहते हुए इतना थक चुके हैं कि अब वो खुश रहने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, नए नए विकल्प ढूंढ रहे हैं, और इनमें भी जो विकल्प सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है वो है सोशल मीडिया का। क्या सोशल मीडिया से भी खुशी मिल सकती है? क्या सोशल मीडिया के जरिए भी खुश रहा जा सकता है? इस समय जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका सबसे बड़ा काम आपको खुशी बेचना है, और इसीलिए इंस्टाग्राम से लेकर टिकटॉक जैसे ऐप्स पर सबसे ज्यादा वो कंटेंट देखा जा रहा है जो लोगों का मनोरंजन कर सकता है, और लोगों के चेहरे पर पल भर के लिए ही सही एक मुस्कान लाकर उनका मूड बदल सकता है। आपने भी कई बार नोट किया होगा, जब आप परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उदास रहते हैं, तो आप अपना फोन खोलते हैं और इंटरनेट पर उसके बाद रील्स या वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, और आप भी घंटों ये रील्स इसलिए देखते हैं क्योंकि आप खुशी ढूंढ रहे हैं, और आप स्ट्रेस से, तनाव से और तरह तरह की चिंताओं से कुछ देर के लिए अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए सब भूल जाना चाहते हैं और अपने मोबाइल फोन में डूब जाना चाहते हैं। और आज का कड़वा सच ये है कि अब लोग खुश रहने के लिए ही सबसे ज्यादा परेशान हैं, और इस परेशानी का एक बड़ा कारण है थकावट। आप थक चुके हैं। अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने हाल ही में लोगों के इस बदलते व्यवहार
और स्वभाव का अध्ययन किया और यह बताया कि मौजूदा युग थकावट का युग है, जिसमें हमारी नई पीढ़ी तनाव से और स्ट्रेस से, चिंताओं से इतनी घिरी हुई है कि खुद को इतना थका हुआ महसूस करती है कि ये नई पीढ़ी अब वो सब कुछ करना चाहती है जिससे तनाव को कम किया जा सके, जिससे इस थकावट को कम किया जा सके। अब की जो पीढ़ी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही थकावट महसूस करते हैं, अभी बिस्तर से निकले नहीं, घर से निकले नहीं, कोई काम किया नहीं, फिर भी शरीर थका हुआ है और दिमाग भी थका हुआ है। जैसे दुनिया में बेयर मिनिमम मंडे का एक नया ट्रेंड आया है, जिसमें दुनिया के बहुत सारे नौकरी पेशा लोगों ने यह संकल्प लिया कि वो हफ्ते के पहले दिन सोमवार को अपने दफ्तर में और अपने घर में ज्यादा काम नहीं करेंगे और अपनी ताकत को और अपनी पूरी एनर्जी को पूरे हफ्ते के लिए बचा कर रखेंगे। आपने मंडे ब्लूज का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि अक्सर जब शनिवार इतवार की छुट्टी होती है और सोमवार को ऑफिस जाना होता है तो रविवार रात को ही लोगों को परेशानी होनी शुरू हो जाती है, उन्हें चिंता हो जाती है, तनाव होता है कि कल ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने का मन नहीं करता, ऑफिस जाने की चिंता सताने लगती है और इसी को मंडे ब्लूज कहते हैं, यानी सोमवार की चिंता, क्योंकि सोमवार हफ्ते का पहला दिन है और छुट्टी के बाद दफ्तर जाने का भी पहला दिन है। इसी तरह से पूरी दुनिया में क्वाइट क्विटिंग का भी एक नया ट्रेंड आया, जिसमें लोग जरूरत के अनुसार ही काम करते हैं और ये मानते हैं कि क्षमता से बढ़कर अपने दफ्तर में काम करने से तनाव के अलावा कुछ और नहीं मिलता, यानी वो उतना ही काम करते हैं जितना उन्हें बताया जाता है, बहुत ज्यादा काम में डूबते नहीं है। इसी को अंग्रेजी में क्वाइट क्विटिंग कहते हैं और ये भी एक नया ट्रेंड चला था पूरी दुनिया में, जिसमें यह कहा जाता है कि बहुत सारे करोड़ों जो एम्प्लॉइज हैं जो दफ्तरों में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, वो काम में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेना बंद कर देते हैं, उतना ही काम करते हैं जितना काम करने से उनका काम चलता रहे, जरूरत से ज्यादा काम नहीं करते, ना ही जरूरत से ज्यादा काम में कोई दिलचस्पी दिखाते हैं, यानी एक तरीके से काम करने को वो धीरे धीरे क्विट कर देते हैं और वो चुपचाप ऐसा करते हैं। और आपके इसके बाद मास रेजिग्नेशन या ग्रेट रेजिग्नेशन के ट्रेंड के बारे में भी आपको पता होगा, जिसमें मानसिक थकावट के कारण दुनिया में करोड़ों लोगों ने स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़ दी थी या नौकरी छोड़ना शुरू कर दिया था, नौकरी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया था, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता था कि इनकी नौकरी इनकी खुशी के बीच एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रही है, यानी ये अपनी नौकरी से खुश नहीं है। जब इन्होंने देखा कि ये परेशान है, इन्हें ये चिंतित हैं, इन्हें स्ट्रेस है, तो इन्हें ऐसा लगा कि ये सारी परेशानी नौकरी की वजह से आ रही है। और आपको याद होगा कोविड के दौरान जो मास रेजिग्नेशंस का एक मुहिम जो चली थी पूरी दुनिया में, वो उस समय इसलिए चली थी कि लोग अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे थे, लोग चिंतित थे और उस समय कोविड की वजह से एक अजीब सी मानसिक स्थिति पैदा हो गई थी और लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोग सोचते थे कि जिंदगी बहुत छोटी है, न जाने कब मौत आ जाएगी, इसलिए अब हम खुश रहना चाहते हैं, हम परेशान नहीं रहना चाहते। और खुश रहने के लिए जो उन्हें पहली बात समझ में आई वो ये आई कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रेंड दुनिया भर में हाल ही में देखने को मिले हैं, जैसे हमने आपको बताया क्वाइट क्विटिंग, इसी तरीके से मास रेजिग्नेशंस का। इन सारी घटनाओं से आप ये समझ सकते हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो खुद को इतना थका हुआ महसूस करते हैं और वो खुश रहने के लिए अब अपने काम करने के तरीकों में भी बदलाव कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो खुश रहने के लिए लाखों रुपए की नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार है। वो कहते हैं हमें पैसा नहीं कमाना, सिर्फ खुश रहना है। उदाहरण के लिए अमेरिका में मास रेजिग्नेशन के दौरान जिन 4,70,00,000 लोगों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया, उनमें से बहुत सारे लोगों की पूरे साल की जो तनख्वाह थी वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच थी और इतनी सैलरी होते हुए भी ये लोग खुश नहीं थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि खुशी का मतलब अच्छी तनख्वाह, अच्छी नौकरी, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी या जीवन में इस सफलता से नहीं है। और यही समस्या है कि लोग खुशी से अब दूर हो गए हैं और खुशी एक ऐसा प्रोडक्ट बन गई है जो कि बाजार में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी उन्हें मिल नहीं रही। खुशी की कोई एक परिभाषा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई भी ऐसी भावना जो आपको अंतर मन से संतुष्टि दे, वही भावना खुशी है। और खुश व्यक्ति वो है जो अपने आसपास मौजूद चीजों से संतुष्ट रहता है और उससे खुश भी रहता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, मोटा बैंक बैलेंस, इसी को खुशी का असली ईंधन मानते हैं।
वो सोचते हैं अगर ये सब कुछ उनके जीवन में आ जाए तो वो खुश हो जाएंगे। फिर जब ये सब आ जाता है तब भी खुशी नहीं आती, बल्कि खुशी की बजाय चिंता आ जाती है, स्ट्रेस, तनाव ये आ जाता है। सच ये है कि इन भौतिक वस्तुओं से आपको कुछ पल के लिए तो हो सकता है खुशी मिल जाए, लेकिन ये खुशी स्थायी नहीं होती, परमानेंट नहीं होती, और ये चीजें आपके व्यक्तित्व में कभी भी परमानेंट खुशहाली नहीं जोड़ते। पैसा तो है लेकिन खुशहाली नहीं है। खुशी संतुष्टि से आती है, और संतुष्टि मिलती है ऐसी चीजों से जिनमें आपका मन स्थायी रहता है। जैसे परिवार में आपका मन स्थायी रहता है, और अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा साथी है जो उसके सुख दुख में हमेशा उसका साथ देता है, तो वो रिश्ता उस व्यक्ति को खुशियां जरूर देगा और मुश्किल में भी उसके काम जरूर आएगा। और इस तरह के जो रिश्ते होते हैं, इनका रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे रिश्ते हो सकता है किसी आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति के जीवन में भी अच्छा रिश्ता आ जाए और वो किसी बहुत अमीर व्यक्ति से कहीं ज्यादा खुश हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पैसे में खुशी को ढूंढ रहे हैं, जो लोग बाजार में खुशी को ढूंढ रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि खुशी असल में बिल्कुल मुफ्त होती है। खुशी मुफ्त है। आप अगर अभी हंसना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, फीस देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि जिन चीजों में खुशी है उन्हें तो लोग देखना ही नहीं चाहते। और अगर किसी को यही लगता है कि खुशी का मतलब सफलता है और खुशी का मतलब भौतिक वस्तुएं हैं, तो फिर इसका मतलब वो अपने आप के साथ धोखा कर रहा है, वो गलत रास्ते पर जा रहा है। भारत रत्न से सम्मानित देश की सबसे लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर के पास उनके जीवन में सब कुछ था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो इतनी सफल होने के बाद भी अक्सर ये कहा करती थी कि अगले जन्म में वो लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती, क्योंकि दुनिया ने तो उनके आसपास की चकाचौंध को देखा है, उनके स्टारडम को देखा है, उनकी शोहरत को देखा है, उनके पैसे को देखा है, उनके स्टेटस को देखा है, उनकी सफलता को देखा है। लेकिन उस सफलता के पीछे उस कितने दुख हैं, कितना अंधेरा है, वो नहीं देखा। उस सफलता में उन्हें उस खुशी की अनुभूति नहीं हुई जो खुशी वो अगले जन्म में एक साधारण महिला लता बनकर हासिल करना चाहती है। और यहां बात सिर्फ लता मंगेशकर की नहीं है। लता मंगेशकर तो वो कहती थी कि अब अगले जन्म में वो लता मंगेशकर नहीं, लता बनना चाहती है ताकि वो खुश रह सके। चार्ली चैपलिन से लेकर दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने वाले अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर तक दुनिया ने उनकी सफलता देखी। लेकिन उस सफलता के पीछे उनके जीवन में कितने दुख थे, कितना अंधेरा था, कितना तनाव, कितनी चिंताएं थी, कितनी इनसिक्योरिटी थी, असुरक्षा की भावना थी। उस दुख को भी कैसे सफलता कभी कम नहीं कर पाई, ये किसी ने नहीं देखा। यानी सफल होना खुशी का कोई पैमाना नहीं है। और कड़वा सच है कि कई बार एक झोपड़ी में सूखी रोटी खाकर सोने वाला परिवार किसी बड़े बंगले में मखमल के बिस्तर पर सोने वाले किसी अमीर धनी परिवार से कहीं ज्यादा खुश होता है। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि खुशी का अपना एक विज्ञान होता है, और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उन 4 हार्मोन से दोस्ती करनी होगी जो आपके अंदर खुशी की भावना को पैदा करते हैं। तो आज हम आपको खुशियों का यह फॉर्मूला बता रहे हैं, और यह फॉर्मूला सिर्फ इमोशनल या मानसिक नहीं है, यह फॉर्मूला शारीरिक भी है, यह विज्ञान पर आधारित है। सबसे बड़ी बात, यह बिल्कुल मुफ्त है। और मैं बार बार आपको यह बताना चाहता हूं कि खुशी मुफ्त में मिलती है। तो जो हार्मोन्स हैं, इनमें पहले हार्मोन का नाम है डोपामाइन, दूसरे का नाम है सेरोटोनिन। तो आज हम आपको खुशियों के फॉर्मूले बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुशी बिल्कुल मुफ्त होती है। खुशी के पीछे एक विज्ञान भी है। और क्या फॉर्मूला है, कौन से हार्मोन्स ऐसे हैं जो आपकी खुशियों को बढ़ा सकते हैं, तो पहले यह जान लीजिए। इनमें पहले हार्मोन का नाम है डोपामाइन, दूसरे का नाम है सेरोटोनिन, तीसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन, और चौथे हार्मोन का नाम है एंडोर्फिन। ये वो 4 हार्मोन्स हैं जिनके शरीर में रिलीज होने से आपको खुशी मिलेगी और आपको संतुष्टि की अनुभूति होगी, नींद अच्छी आएगी, हमेशा आपका मूड अच्छा बना रहेगा, तनाव कम हो जाएगा, और कुल मिलाकर आप खुश रहेंगे। और इन 4 हार्मोन से दोस्ती करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, छोटी छोटी बातें करनी है। अगर आप पर्याप्त नींद लेते हैं, यानी हर रोज 8 घंटे सोते हैं, नियमित रूप से हर दिन आधे घंटे तक व्यायाम करते हैं,
15 मिनट अगर योगा कर लेते हैं, किसी भी काम को अलग अलग हिस्सों में बांटकर करते हैं ताकि उससे आपका तनाव कम हो, हर रोज 10 मिनट धूप में बैठते हैं, पार्क में आधे घंटे अकेले बिताते हैं, या इस दौरान सब चीजों से खुद को थोड़ी देर के लिए अलग करके साइलेंट वॉक करते हैं, अपना मोबाइल फोन अलग रखकर, और जंक फूड की जगह, फास्ट फूड की जगह पौष्टिक आहार खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, सोयाबीन, हरी सब्जियां या फल खाते हैं, तो ये हार्मोन्स आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, आपके साथी बन जाएंगे, ये आपके शरीर में हमेशा मौजूद रहेंगे, और फिर यकीन मानिए इस खुशी को कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, व्यायाम नहीं करते, फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर, पिज्जा वगैरह खाते हैं, जिन लोगों को चाय पीने की बहुत ज्यादा आदत होती है, बात बात पर चाय पीते हैं, ऐसे लोगों का शरीर इन हार्मोन्स से कभी दोस्ती नहीं कर पाता, और फिर यही लोग इंटरनेट पर जाकर ये सर्च करते हैं कि उन्हें खुश कैसे रहना है। इसलिए आज हमने आपको बिल्कुल मुफ्त के फॉर्मूले बताए हैं, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, ये अमीर और गरीब सबके लिए बराबर है, और अगर आप चाहें तो इसे अपनाकर खुश रह सकते हैं। चाहें तो एक हफ्ता 10 दिन ट्राई करके देखिए, और अगर आपको लगता है कि हमने आपकी कुछ मदद की है तो फिर आप हमें धन्यवाद दे सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में हम आजकल आपका जो परिचय है वो ऐसे नए क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ करवा रहे हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू किया है, और ये वो खिलाड़ी हैं जो भारत के छोटे छोटे गांवों से आते हैं, शहरों से आते हैं, ऐसे परिवारों से आते हैं जहां उन्हें क्रिकेट खिलाड़ी बनने के लिए बचपन से ही बहुत संघर्ष करना पड़ा। बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं बहुत गरीब परिवारों से आए हैं, संघर्ष के बाद, बहुत लंबे संघर्ष के बाद यहां पर आए हैं, और इन खिलाड़ियों का संघर्ष तो है ही, इन खिलाड़ियों के माता पिता का भी उतना ही संघर्ष रहा है इन्हें यहां तक पहुंचाने में। आपने देखा होगा, हमने सरफराज खान के पिता का इंटरव्यू आपको दिखाया था, उसके बाद हमने ध्रुव जुरैल के पिता से भी बात की थी, और एक और खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आजकल बहुत चर्चा है, और उनका नाम है आकाशदीप, जो भारतीय टेस्ट टीम में फास्ट बॉलर हैं, और इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में अभी 23 फरवरी को ही उन्होंने डेब्यू किया है, और आकाशदीप ने अपने पहले ही मैच में 51 रन देकर 3 विकेट लिए थे। आकाशदीप की चर्चा पूरे देश में हो रही है, वो अब एक उभरते हुए स्टार हैं, और आज हम आपकी मुलाकात आकाशदीप की मां से करवाएंगे। उनका नाम है लाडूमा देवी, और बिहार के सासाराम के पास एक छोटा सा गांव है जिसे कहते हैं बड्डी गांव। बड्डी गांव में आकाशदीप का घर है, और वहीं से आकाशदीप की जो माताजी हैं, जो मां हैं लाडूमा देवी, वो इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाडूमा जी। और मैं देख रहा था जिस दिन आकाशदीप ने अपना पहला मैच खेला, आप भी स्टेडियम में मौजूद थी, और आप अपने बेटे को टेस्ट टीम का जो कैप मिलता है वो लेते हुए देख रही थी। उस दिन क्या भावनाएं थी आपकी, कैसा लग रहा था अपने बेटे को क्रिकेट के मैदान के बीचों बीच भारत की टीम में खेलता हुआ देखकर? मतलब शुरू से उसका क्रिकेट में दिलचस्पी था, यहाँ क्रिकेट खेल रहा था, मतलब दूर दूर जाकर चुटिया, नौहाटा जैसे जितना गांव जवार है वहाँ वहाँ भी जाता, बहुत दूर दूर जाता था गांव में आकाश। और यहाँ खेल कर दिल्ली गया मेरे दामाद के साथ, दिल्ली रहा, मतलब 6 महीना रहा। वहाँ से वैभव का फोन आया कि बंगाल से ही क्रिकेटर बनते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो होते आज इस दुनिया में, तो आपके साथ आज वो भी ये इंटरव्यू देख, आपके साथ बैठकर वो भी इंटरव्यू दे रहे होते, मैं आप दोनों का इंटरव्यू कर रहा होता। आज आप मिस कर रहे हैं उनको? साथ में बैठकर हम और आकाश के पिताजी इंटरव्यू देते। आज उनके न रहने से मेरा बहुत मतलब मिस हो रहा है। हमने ये भी देखा लाडूमा जी की आकाशदीप की जो संघर्ष की कहानी है वो बड़ी लंबी है, और आकाशदीप को आपने बहुत संघर्षों के बाद यहां तक पहुंचाया है। तो देखिए, खिलाड़ी की जीवनी तो अब आकाशदीप खुद एक बड़ा स्टार है, सितारा बन गया है, सारा देश उनके बारे में जानता है, उनके खेल को देख रहा है। लेकिन हर बड़े सितारे के पीछे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उनके माता पिता का एक लंबा संघर्ष होता है। आपका कैसा ये संघर्ष रहा, वो कहानी हम चाहते हैं आज आप पूरे देश को बताएं। मतलब आकाश
दीप क्रिकेट में चला गया तो सब लड़कों के अंदर होड़ समा रहा है कि हम भी खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आकाश जैसा बनेंगे। सब लड़का क्रिकेट कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सब में होड़ समा गया। यही चौक पर खेलता है सब लड़का, बैट वाला भरता रहता है। आकाश ने जो रास्ता चुना ये बड़ा महंगा रास्ता था। क्रिकेट खेलना हमारे देश में इतना आसान नहीं है, बहुत पैसा लगता है। क्रिकेट का जो किट है बड़ा महंगा आता है। मैं बाकी खिलाड़ियों के भी माता पिता से बात कर रहा था और एक खिलाड़ी के पिता ने मुझे बताया, ध्रुव जुरेल के पिता ने तो ये बताया कि जब क्रिकेट का किट उन्हें चाहिए था, 7,000 रुपए का था क्रिकेट का किट, तो उनकी मां को अपनी सोने की चेन बेचनी पड़ी, तब जाकर क्रिकेट का ये किट मिला था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा का मेरे पास कमी नहीं था, जो कि आकाश के पिताजी हाई स्कूल के टीचर थे। पैसा मेरे पास रहता था, शुरू से मलकिनी हम ही हैं, कोई रोक छोक नहीं है। न आकाश करता है न उनके पिताजी की है, न आज भी। मैं जैसे पहले थी वैसे आज भी किसी को दे देती हूँ, ले देती हूँ, तो कोई रोक टोक नहीं है। ये निशान सिंह के परिवार? जी, निशान सिंह सेनानी थे, अंग्रेज से लड़ाई लड़े देश स्वतंत्र होने के लिए। निशान सिंह के प्रणाती है आकाशदीप। हम लोग निशान सिंह के परिवार है। पहले निशान सिंह के नाम से बड्डी गांव जाना जाता था, निशान नगर बड्डी बोलते हैं, निशान नगर बड्डी बोलते हैं। अब आकाशदीप के नाम से जाना जाएगा भविष्य, आने वाला भविष्य में। जी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमने ये भी मैं जब पढ़ रहा था आकाश के बारे में तो ये पता चला कि उनके पिता जो थे स्कूल के टीचर थे और वो ये नहीं चाहते थे कि आकाश क्रिकेट खेलें, वो ये चाहते थे कि आकाश जो हैं वो कोई ना कोई सरकारी नौकरी में जाएं। तो संघर्ष तो रहा होगा घर में जरूर। आकाश कहते होंगे कि मुझे खेलना है और पिताजी कहते होंगे कि नहीं, पढ़ो, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। उसका चॉइस था और वो सोच रहे थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर ऊंचा पद पर जाए। लेकिन आज रहते तो बहुत खुश होते, जो कि कामयाबी को छू लिया, ऊंचा पद पर चला गया। इससे अब क्या खुशी की बात है। हम तो बहुत खुश है, जो कि आंख से देखकर बहुत खुश हूँ। मैं ये भी पढ़ रहा था उनके बारे में और ये तो आपको पता ही होगा, संघर्ष आपका ये रहा कि 6 महीने के अंदर अंदर आकाशदीप के जो पिताजी थे वो और आकाशदीप के जो भाई थे दोनों ही 6 महीने के अंदर अंदर चले गए। तो एक ये ऐसा समय था जब आप भी बहुत टूट गई होंगी और आकाशदीप भी उस समय टूट गया होगा। बहुत दुख का बात है कि पिताजी नहीं रहे। छाया उड़ जाने पर इस मुकाम को आकाश छुआ, तो आकाश का सबसे श्रेय है कि हार्ड वर्क और मेहनत करके इस मुकाम तक गया। इसको थोड़े ना कोई रोक सकता है। जी। और उसके बाद आकाशदीप ने कुछ समय के लिए, लगभग शायद 3 साल के लिए क्रिकेट छोड़ भी दिया था। तो जब क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, वो क्या वजह थी कि वो वापस आ गए और उन्होंने क्रिकेट खेलना इतने दिन के लिए छोड़ा और फिर दोबारा से शुरू किया? वो कैसे हुआ? कि हम खेलेंगे, आगे खेलते रहेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे। कर्म नहीं करेंगे तो फल की आशा कैसे कर सकते हैं? कर्म तो करना पड़ेगा। तो अपना कर्म में लगे रहे, भगवान फल दिए। देखिए, आकाशदीप के बारे में कहा जाता है कि बहुत तेज गेंद फेंकते हैं आकाशदीप, यानी बाजुओं में और कंधे में बहुत ताकत होगी तभी तो इतनी तेज गेंद फेंक पाते हैं। और इसका श्रेय आपको दिया जाना चाहिए। आपने क्या खिलाया आकाश को कि इतनी ताकत उनके कंधे में, उनके बाजुओं में इतनी ताकत आई? कुछ खास चीज खिलाती थी आप? वही जो बचपन से देखती हूँ, आज इतना बड़ा हो गया। अभी आप देखिए रहे हैं कि अभी उतरा गाड़ी से तो तुरंत खाना लेकर घुस गए खिलाने के लिए कि खा लो बेटा, खा लो। मैं खाना पर बहुत ध्यान देती थी आकाश को कि अंदर से स्ट्रांग रहेगा तभी तो क्रिकेट खेलेगा। नहीं स्ट्रांग रहेगा, बॉल नहीं रहेगा अंदर, तो कैसे खेल पाएगा? इसलिए आज से भी मतलब बचपने का रूप दिखती है। देखिए, हर माँ के लिए उसका बेटा हीरो होता है।
लेकिन आपका जो बेटा है वो आज पूरे देश का हीरो बन गया है। जब आप उसे इस नए रूप में देखती हैं तो कैसा लगता है? आपका हीरो तो वो शुरू से ही रहा होगा, आज देश का हीरो है। बहुत अच्छा लगा। मेरा किस्मत ऐसा था, उस जगह पर ले गया, आकाश का भाग जो कि बदल गया, उस जगह पर ले गया। आपने जब से आकाशदीप भारत की क्रिकेट टीम में आया है, आपने कुछ बदलाव महसूस किया? क्योंकि देखिए जब इतना बड़ा कोई खिलाड़ी बच्चा आपका बनता है तो शोहरत, पैसा, सब कुछ नया नया सब आता है, तो ये कुछ बदलाव आप महसूस कर रही हैं आजकल? कुछ भी नहीं, हम लोग जैसे हैं वैसे हैं। भारत की टीम में जो बाकी के खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्या उनसे भी आप मिल पाई? क्या उन्होंने भी आपसे बातचीत की? बहुत अच्छा लगा। मैं जब ध्रुव जुरैल के पिताजी का इंटरव्यू कर रहा था और जब हमारे चैनल पर आज तक पर उनका इंटरव्यू चला तो ध्रुव जुरैल अपने पिताजी का इंटरव्यू देख रहे थे और उन्होंने फिर उसको सोशल मीडिया पर दोबारा से रीपोस्ट भी किया और उस पर अपने पिताजी के लिए बहुत अच्छी बातें भी लिखी। तो देखिए, अभी तक तो आप अपने बेटे को टीवी पर खेलते हुए देख रही थी, आज आपका बेटा आपको टीवी पर देखेगा। आज आपके बेटे का इंटरव्यू नहीं है, आज आपका इंटरव्यू चल रहा है। क्या कहेगा आपसे वो, और आपको कैसा लग रहा है? क्या कह सकती हूँ, उसको खेलते हुए हम देखकर खुश रहती थी, वो हमको देखकर खुश रहेगा, और क्या कर सकती हूँ। लाडूमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आकाशदीप के साथ भी हमारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका बेटा और ज्यादा सफल हो और बड़ा स्टार बनेगा। और आपने जो संघर्ष किया है अपने बेटे के लिए, आपने जो अपने बेटे को का साथ दिया है, जो देश भर की जो माएं हैं वो आज आपको जरूर देख भी रही होंगी और आपसे प्रेरणा भी ले रही होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको भारत की उस समुद्र शक्ति के बारे में बताएंगे जिसकी पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास हुआ जिसे मिलन कहते हैं, और इस युद्ध अभ्यास में 50 से ज्यादा देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया और इस दौरान इन सभी देशों की नौसेनाएं भारत के आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य की ताकत को देखकर हैरान थी। और ये मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिन्होंने पहली बार इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया है, और इनकी तस्वीरें देखकर आज आप हैरान रह जाएंगे। इतनी शानदार तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इन शानदार और भव्य तस्वीरों में आप देख पाएंगे आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, और यह इतना विशाल है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक साथ 30 से ज्यादा फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात हो सकते हैं। और इस पर भारतीय नौसेना के 1700 नौसैनिकों को भी तैनात किया जा सकता है एक बार में। जबकि आईएनएस विक्रमादित्य इससे भी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे फ्लोटिंग सिटी यानी एक तैरता हुआ शहर कहा जाता है, और यह इतना विशाल है कि इसमें फुटबॉल के 3 स्टेडियम समा सकते हैं। और अब आप बंगाल की खाड़ी से नए भारत की इस नई समुद्र शक्ति पर हमारी ये विशेष और भव्य रिपोर्ट देखिए। में ठीक पीछे जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं उसी में सवार होके हम जाएंगे आईएनएस विक्रम आदित्य पे, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, और वहां पर किस तरीके से नेवल एयर ऑपरेशंस होते हैं। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद अब हम आईएनएस विक्रम आदित्य पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम बे ऑफ बंगाल में हैं, और ये जो जगह है वो लगभग 90 किलोमीटर दूर है विशाखापट्टनम पोर्ट से, और आईएनएस विक्रमादित्य पर इस वक्त नेवल ऑपरेशन होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय नौसेना का जो चेतक हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भरने वाला है। इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख रहे हो वो MiG-29K है और सॉर्टीज लगातार लगा रहा है, और इसकी जो अभी की स्पीड अगर जो मैं बोलूं तो 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे से ये यहाँ पर सॉर्टी लगा रहा है। बे ऑफ बंगाल में बीच समंदर में किस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि MiG-29K
लगातार सॉर्टीज लगा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा नेवल एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इंडियन नेवी एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर आप देखें कई सारी सॉर्टीज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो हेलीकॉप्टर चेतक है वो इस समय यहाँ पर INS विक्रमादित्य पर लैंड किया जा रहा है। आप देखें किस तरीके से पहले उसने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया और अब यहाँ पर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद जो हेलीकॉप्टर चेतक है वो फिर से INS विक्रमादित्य पर लैंड हो चुका है। एयरक्राफ्ट पे एक टेल हुक होता है जो आपने देखा होगा जब लैंडिंग हो रही थी, और फ्लाइट डेक पे पीछे की ओर आपको 3 वायर दिखेंगे जो इतने डिस्टेंस अबाउट 4 इंच डेक से उठे हुए होते हैं, वायर होते हैं, और ये वायर नीचे जाकर के हाइड्रोलिक इंजन से कनेक्टेड रहते हैं। मैं जब लैंडिंग करने आता हूं तो मैं फ्लेयर आउट नहीं करता, मैं क्वेश्चन नहीं करता लैंडिंग को, मैं फुल फोर्स के साथ लैंडिंग करता हूं ताकि एकदम प्रिसीजन लैंडिंग हो। और इस प्रिसीजन लैंडिंग के होते हुए हुक का टचडाउन पॉइंट मीटर में गिना जाता है, लेस देन अ मीटर, 0.1 0.2 मीटर में गिना जाता है। वो जब हुक टचडाउन होता है तो वायर, उसके आगे जो वायर है वो उसको एंगेज कर देता है और नीचे जो हाइड्रोलिक इंजन है वो उसको एयरक्राफ्ट को खींच करके रुकते हैं, विच इज व्हाट यू सॉ। इसका है अप्रोच स्पीड मान लो लगभग 270 किलोमीटर एन आवर, 1.2 सेकंड्स में फ्रॉम 270 किलोमीटर एन आवर टू 0 इज द फोर्सेज एक्सपीरियंस्ड बाय द एयरक्राफ्ट। INS विक्रमादित्य जो कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर इस तरीके से आप जब हेलीकॉप्टर चलाते हैं, इसका एक्सपीरियंस बताइए। चेतक हमारे नेवी का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर है। चेतक हमेशा ऐसे ही नेवी में सर्च एंड रेस्क्यू रोल पे का काम करते आ रहे हैं। लगभग 60 इयर्स हो चुके हैं चेतक को अपने भारतीय नौसेना पे जब पहली बार इसको हमने इंडक्ट किया था। एंड सर्च एंड रेस्क्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैरियर ऑपरेशन। जब भी हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जब भी ये लोग उड़ान भरते हैं तो उनको अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ एक्सीडेंट या एक्सीडेंट हो जाए, उनको बचाने के लिए हम तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं। इसलिए जब भी इंडियन नेवी में फाइटर फ्लाइंग होती है एयरक्राफ्ट कैरियर पे तो हमेशा SAR रोल पे हमारे या तो चेतक या तो ALH दोनों जहाज रेडी होते हैं। मुझे कहना चाहिए कि वी आर टोटल ऑफ 7 विमेन ऑफिसर्स, बट हम शायद नेवी भी हमें ऐसे ही देखती है और हम भी अपने आप को एक ऑफिसर के रोल में देखते हैं, ना कि महिला के रोल पे। बट एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी shore unit. It is just that we are at sea. That is the only difference. Otherwise, we are doing the same duties that we do on the shore. इस वक्त हम मौजूद हैं इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर और ये इंडियन नेवी के लिए आन बान और शान है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ना सिर्फ ये इंडियन नेवी का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन INS विक्रांत पूरी तरीके से भारत में बना हुआ है। ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। मनुष्य भी कितना अजीब होता है, बात को पकड़ लेता है और इंसान को छोड़ देता है। नमस्कार।